सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। गाइस मैंने कल आपको जो है गुप्त वंश के बारे में इतिहास बिल्कुल विस्तार पूर्वक जानकारी दी थी, ठीक है। और आज मैं आपको पुष्यभूति या वर्धन वंश जिसे आप कहते हो उसके बारे में मैं विस्तार पूर्वक जानकारी दूंगा, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन आपका पुष्यभूति वंश से नहीं छूटेगा, ठीक है, ध्यान रखना। और दूसरी बात मैं बता दूं, ये वीडियो देखने के बाद ना आप जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को कवर क्या करो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप जितने माइंड में आपको डाउट है ना सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो पुष्यभूति वंश, गुप्त वंश के बाद जो है पुष्यभूति वंश का उदय हुआ, ठीक है। और पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे। इन्होंने अपने नाम पर ही पुष्यभूति वंश की स्थापना कर ली थी, पुष्यभूति नहीं, ठीक है। तथा उनकी राजधानी थानेसर थी तथा उन्होंने थानेसर जो कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है वो उन्होंने थानेसर को अपनी राजधानी बना ली, ठीक है। फिर देखो क्या हुआ, पुष्यभूति के बाद प्रभाकर वर्धन राजा बना, ठीक है। जो एक्चुअली में क्या हुआ, पुष्यभूति के बाद तो बहुत सारे राजा हुए लेकिन वो छोटे छोटे राजा हुए, ज़्यादा प्रसिद्ध राजा नहीं हुए, ठीक है। जो राजा हुआ वो प्रभाकर वर्धन सबसे थोड़े सा उच्च श्रेणी में राजा हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ से पुष्यभूति की थोड़ी कहानी स्टार्ट होती है, सुनना। इसने परम भट्टारकर की उपाधि और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। मैंने कल आपको जब गुप्त वंश पढ़ाया था तो मैंने इसमें कल आपको बताया था कि महाराजा धीराज की पहली बार गुप्त वंश में उपाधि किसने धारण की थी, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है महाराजा धीराज की पहली बार गुप्त वंश उपाधि धारण की थी। और प्रभाकर वर्धन ने ही वैसे ही प्रभाकर वर्धन पुष्यभूति वंश में प्रभाकर वर्धन ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र और 1 पुत्री की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। 2 पुत्र और 1 पुत्री हुई थी। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रभाकर वर्धन की पत्नी का क्या नाम था, यशोमती, ध्यान रखना, इसलिए मैंने इसको ऐड किया इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, देखो कौन कौन से 2 पुत्र मैंने बोले, एक राज्यवर्धन एक हर्षवर्धन, ठीक है, एक राजश्री इसकी पुत्री थी जो कि, ठीक है। अब यहाँ से पुष्यभूति वंश की थोड़ी स्टोरी स्टार्ट होती है, देखना स्टोरी सुनना। राज्यवर्धन की शादी है गृहवर्मा के साथ कर दी जाती है, सॉरी राजश्री की शादी है जो है गृहवर्मा के साथ कर दी जाती है, ठीक है। अब देखो जो मालवा के राजा है, मालवा आज के जो वर्तमान क्षेत्र में एमपी के अंडर में आ जाता है, ठीक है, मध्य प्रदेश। और मालवा के राजा देवगुप्त ने, ठीक है, गृहवर्मा की हत्या कर दी, ठीक है। और मालवा के राजा देवगुप्त ने गृहवर्मा कौन थे, तो राजश्री के हस्बैंड थे, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, जब राजश्री के भाई को राज्यवर्धन को पता चला कि मेरे बहनोई को जो है मेरे बहनोई को जो मार दिया गया है, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, तो राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार दिया, ठीक है। राज्यवर्धन ने किसको मार दिया, देवगुप्त को। देवगुप्त ने किसको मार दिया था, इसके जो इनके बहनोई को, इनका नाम क्या नाम था, गृहवर्मा, ठीक है। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना थोड़ा सा। फिर देखना, लेकिन जो देवगुप्त है, जो देवगुप्त का मित्र शशांक, ठीक है, आप देखो जो देवगुप्त का मित्र शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी, ठीक है। एक्चुअली में राज्यवर्धन की हत्या इसने कैसे करी थी, मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बताने की कोशिश करता हूँ उसमें कि शशांक ने ना विवाह के बहाने से राज्यवर्धन को अपने घर बुलाया था कि तुम जो है मैं अपनी जो है बेटी की शादी, ठीक है, आपके साथ करूँगा, ठीक है। बेटी या बहन थी ऐसी कुछ थी, ठीक है, तो उनकी शादी मैं आपके साथ करूँगा, आप कृपा करके मेरे घर पे आ जाइए। तो जब ये घर पे गया, जब इन्हें खाना दिया जा रहा था, आगे जब ये खाना खा रहे थे तो पीछे से शशांक ने तलवार मारकर इनकी हत्या कर दी थी राज्यवर्धन की, ठीक है। तो धोखे से हत्या कर दी थी राज्यवर्धन की शशांक ने, ठीक है, ध्यान रखना। फिर देखो शशांक जो है शिव धर्म का अनुयायी था, वेरी वेरी मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि क्वेश्चन पूछा गया है शशांक कौन से धर्म का अनुयायी था, तो शिव धर्म का, ठीक है। इस कारण इसने बोधि वृक्ष, जिसमें बोधि वृक्ष कटवा दिया था। एक्चुअली में ये वही बोधि वृक्ष है जिस वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये वही बोधि वृक्ष है, ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ये किसने कटवा दिया था, शशांक ने कटवा दिया था, ठीक है, क्योंकि वो शिव धर्म का अनुयायी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब राज्यवर्धन की मृत्यु हो गई, एक्चुअली में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि जो है राज्यवर्धन जो है 605 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। 605 ईस्वी में राज्यवर्धन की मृत्यु हो गई, ठीक है। और 606 ईस्वी में जो है हर्षवर्धन राजा बन गया,
ठीक है। और 590 ईस्वी में, 590 ईस्वी में हर्षवर्धन का जन्म हुआ था, ठीक है। और मात्र 16 वर्ष की उम्र में, यानी मात्र 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन गद्दी पर बैठ गया था, ठीक है, ध्यान रखना। और जैसे जब वो गद्दी पर बैठा हर्षवर्धन, तो उसने जो है थानेसर गद्दी पर बैठा, तो उसने ना शशांक के ऊपर, जिसने वही शशांक जिसने राज्यवर्धन यानी उनके बड़े भाई, हर्षवर्धन के बड़े भाई को मारा था, ठीक है। और जो इसने इनको आक्रमण कर दिया, किनके ऊपर? शशांक के ऊपर। किसने? जो है हर्षवर्धन ने। जब शशांक क्या हुआ, शशांक वहाँ से भाग गया, लेकिन वो उसे मार नहीं पाया, वो बात अलग है, ठीक है, लेकिन डर के मारे वो वहाँ से भाग गया, ठीक है। अब देखो, हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से जाना जाता है, और उसने परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। इससे पहले मैंने बताया था आपको, प्रभाकर वर्धन ने भी यानी कि इनके पिता ने भी परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन ने शशांक पर आक्रमण कन्नौज को अपनी राजधानी बना ली। मैंने मैंने आपको बताया, हर्षवर्धन जैसे राजा बना, राजा बनने के बाद में तुरंत शशांक के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन शशांक जो है अपनी जिसने कन्नौज के ऊपर कब्जा किया था उन्होंने, उस गद्दी को छोड़कर वो वहां से भाग गया, ठीक है। और हर्षवर्धन ने क्या किया, जो कन्नौज की गद्दी है उसको अपने अंडर में ले लिया और कन्नौज को दूसरी राजधानी बना दी। पहली राजधानी ऑलरेडी थानेसर तो थी, दूसरी राजधानी उन्होंने कन्नौज बना दिया। और आप एक चीज़ बता दूं आपको, जो कन्नौज आज के वर्तमान क्षेत्र में जो है यूपी के अंडर में आता है, ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था। अच्छा, ये युद्ध कब हुआ था? ये युद्ध हुआ था 634 ईस्वी में, ठीक है, 634। ये जो युद्ध हुआ था 634 ईस्वी में युद्ध हुआ था, इंपॉर्टेंट, ये सन भी पूछ लिया था, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था, इसकी जानकारी हमें एहोल अभिलेख देता है, ठीक है। कौन सा अभिलेख देता है? एहोल अभिलेख। और ये जो युद्ध हुआ था, ये युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। कौन सी नदी पर? तो नर्मदा नदी के तट पर हुआ था ये युद्ध, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अच्छा, मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताने की थोड़ी सी वो करूँगा। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी इसमें थोड़ा डिटेल बताने की कोशिश करता हूँ चीनी यात्री ह्वेनसांग के बारे में। आपसे मैंने आपको जो है गुप्त काल करवाया था। मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में फहियान आया था, वो भी चीनी यात्री था। और चंद्रगुप्त जो है, अब देखो, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग आया है, ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, दोनों अलग अलग शासनकाल में आए हैं और दोनों अलग अलग एक ही स्थान से आए हैं, लेकिन, ठीक है। अब मैं थोड़ा बताता हूँ ह्वेनसांग के बारे में। ह्वेनसांग जो है भारत में, देखना क्वेश्चन कैसे घुमाता है ये, ह्वेनसांग भारत में 629 ईस्वी में आया था, ठीक है। ह्वेनसांग भारत में कब आया था? 629 ईस्वी में, ठीक है। और लेकिन ये अगर बोले ना, क्वेश्चन ने बोले कि हरियाणा में कब आया था, तो हरियाणा में आया था 634 से लेकर 644 से लेकर 644 ईस्वी तक हरियाणा में रहते हैं, 10 साल हरियाणा में रहता, ठीक है। और 645 ईस्वी में ये जो भारत से चला गया। कब? 645 ईस्वी में, ठीक है, 645 में भारत में चला गया, ठीक है। और 647 ईस्वी में जो है ह्वेनसांग के जाने के बाद ही 2 साल बाद जो हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, 647 में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ऐसे याद रखना, आपको ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं मैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन शासनकाल में आए थे, आपको क्लियर हो गया, ठीक है। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, वेरी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि किसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? ह्वेनसांग को, ठीक है। और वो भारत आने का उनको क्या कारण था? भारत क्यों आए थे वो? तो है ना, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आए थे। अब मैंने आपको गुप्त काल में एक चीज़ बताया था, तो पहले इस लाइन क्लियर कर दूँ मैं। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आए थे, और वो बौद्ध ग्रंथ के उद्देश्य से भारत आए थे, यानी कि वो जो बौद्ध ग्रंथ है उनको पढ़ने के उद्देश्य से, उनके बारे में डीपली जानकारी लेने के लिए वो भारत में आए थे। कौन आए थे? तो ह्वेनसांग, ठीक है। मैं एक चीज़ मैंने बताया था आपको कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मैंने गुप्त काल में, गुप्त वंश में जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो इसके बारे में डिटेल्स बताया था मैंने आपको। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त फर्स्ट ने, ठीक है, की थी। और कुमारगुप्त फर्स्ट के पिता क्या नाम था? चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखो, तो ऐसे मिला के थोड़ा सा याद करोगे ना टॉपिक वाइज टॉपिक, तो आपको जो है इजीली याद हो जाएगा, आपको कहीं रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखो, हर्षवर्धन के पूर्वज देव भगवान शिव और सूर्य को उपासक थे। वेरी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि हर्षवर्धन जो पूर्वज थे कौन से धर्म के अनुयायी थे? भगवान शिव और सूर्य को उपासक थे, ठीक है। और जो लेकिन जो चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के बाद
ठीक है। जो हर्षवर्धन है वो बौद्ध धर्म के महायान शाखा को अपना लेता है। मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको बौद्ध धर्म पढ़ाया था, तो मैंने इसमें बताया था बौद्ध धर्म में 2 शाखाएं, एक हीनयान और एक महायान। ठीक है। मैं एक दूसरी चीज़, एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। जो अशोक है, अशोक ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है। और अशोक ने भी बौद्ध धर्म के महायान शाखा को अपनाया था, और हर्षवर्धन ने भी जो बौद्ध धर्म के महायान शाखा को ही अपनाया है। ठीक है। सो आपको जो याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट था। वेरी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्यों पूछा गया है इसके बारे में बताता हूँ। क्योंकि इनकी एक जो है उपन्यास थी, इनकी एक रचना उपन्यास थी, कादम्बरी। ऐसा माना जाता है भारत का प्रथम उपन्यास है कादम्बरी ही है। कौन है भारत का प्रथम उपन्यास है? कौन सा? कादम्बरी। किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाणभट्ट के द्वारा। बाणभट्ट कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि। ठीक है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। इनके द्वारा कादम्बरी जो लिखा गया, जो भारत का प्रथम उपन्यास से था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हर्षवर्धन के द्वारा प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, ये तीनों नाटक संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। किसके द्वारा? तो हर्षवर्धन के द्वारा। एक्चुअली में हर्षवर्धन को संस्कृत भाषा का या फिर संस्कृत का बहुत बड़ा ज्ञानी के नाम से जाना जाता था हर्षवर्धन को। ठीक है। और उन्होंने जो है तीन नाटक लिखे थे। एक्चुअली में एक किताब में भी लिखा हुआ है, आप लूसेंट खोल के देख सकते हैं, थ्योरी वाली लूसेंट जो 150 रुपये की आती है, उसमें भी लिखा हुआ है, जो कि ये तीनों जो किताब के आपको जो नाम दिख रहे हैं, प्रियदर्शी का नागानंद और रत्नावली, ये तीनों जो किताबें हैं, ये अपने ही राज दरबार के एक व्यक्ति के द्वारा लिखाया गया था। और जब उन्होंने पुस्तक लिख दी ना, तो उन्हें कुछ पैसे वैसे देके उस व्यक्ति को, हर्षवर्धन ने, और उस पुस्तक के ऊपर अपना नाम लिखवा लिया कि हाँ हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है। लेकिन ये बात सच है या झूठ, ये इसका कोई वो नहीं है। ठीक है। सो मैंने आपको दोनों बात बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हर्ष के काल में मथुरा सूती वस्त्र निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। वेरी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। हर्ष के काल में मथुरा जो है सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध केंद्र था। आज मथुरा आपको पता है कि यूपी के अंडर में आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम सीयूकी था। ये बहुत बार पूछा गया पेपर में कि ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम क्या था? सीयूकी। क्या नाम था? सीयूकी। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। देखो, हर्षचरित्र बाणभट्ट ने लिखा। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन ऐसे बनाएगा कि हर्षवर्धन के द्वारा किस पुस्तक की रचना नहीं की गई है, और आपको ऑप्शन में दे देगा। क्या क्या ऑप्शन दे देगा? नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका और हर्षचरित्र। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो हर्षवर्धन के जो इसको मित्र भी कहा जाता है, इनको राज्य कवि भी कहा जाता है। ठीक है। जो है मित्र और राज्य कवि दोनों के नाम से जाना था बाणभट्ट को, हर्षवर्धन के। ठीक है। तो जो हर्षवर्धन के जो एक कवि थे, राजकवि थे बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया हर्षचरित्र। हर्षचरित्र में उन्होंने क्या रचना की है? राजा हर्षवर्धन के पूर्वज और राजा हर्षवर्धन के बारे में पूर्ण रूप से, विस्तृत रूप से इन्होंने जानकारी दी है। ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच लड़ाई का इतिहास एहुला विलेख में मिलता है। ये मैंने क्वेश्चन ऊपर भी करवा दिया है। ठीक है, ध्यान रखना। और ये नर्मदा नदी के तट पर लड़ा गया था। ये मैंने आपको पॉइंट समझा दिया। ठीक है। और ये बता दिया ये लड़ाई कब 634 ईस्वी में लड़ी गई थी। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो अभी आपने पढ़ा कि हर्षचरित्र, बाणभट्ट के द्वारा जो हर्षचरित्र लिखा गया है, हर्षचरित्र और सीयू की पुस्तक। ठीक है, सीयू की पुस्तक और हर्षचरित्र में, इन दोनों में से किसी भी किताब में राजा हर्षवर्धन के हार का, यानी लड़ाई का, जिसमें वो हार गए हो, उन लड़ाई का कोई वर्णन नहीं है। ध्यान रखना, क्योंकि एक्चुअली में क्या था कि ये ना उस वक्त के राजा ऐसा नहीं चाहते थे कि हम जो हार जाएं उसकी जो उनको तुम किताबों पर रचित करो। जैसे कि अब सपोज अगर वो राजा जीत जाते तब तो लिख देते कि जीतने हमारे राजा जीत गए थे इनसे, लेकिन अगर हार गए तो उनका वर्णन उन्होंने नहीं किया उसमें। ठीक है। तो और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, जो पुलकेशिन द्वितीय है, इनके बारे में आपको मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में विस्तारपूर्वक समझाऊंगा, विस्तारपूर्वक बताऊंगा। ये एक्चुअली बातापी वंश से, चालुक्य वंश के बातापी वंश से संबंधित है। चालुक्य वंश 3 वंश में चालुक्य वंश। ठीक है। और ये बातापी वंश है, बातापी। ठीक है, बातापी वंश संबंधित है चालुक्य वंश का। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हर्ष को अंतिम हिंदू शासक कहा जाता है। जी हाँ, हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू शासक कहा जाता है। किसको? हर्षवर्धन को। ठीक है। और हर्ष ने कन्नौज के विभिन्न धर्मों के विशाल सभा गठन किया था।
ठीक है। हर्षवर्धन ने कन्नौज, अच्छा कन्नौज मैंने बता दिया आपको, जो दूसरी राजधानी बनाई थी, और ये यूपी के अंडर में आता है अभी। और जो अगर किसी भी धर्म सभा का यहाँ पे अगर उनके काल में, हर्षवर्धन काल में अगर गठन होता था, किसी भी धर्म सभा का गठन होता था तो कन्नौज में कराते थे उस धर्म सभा का गठन, ठीक है, ध्यान रखना। अगर आपके ऑप्शन में आ जाए कि जो हर्षवर्धन के काल में जो धर्म सभा का, किसी भी धर्म सभा का गठन कहाँ पे हुआ, तो कन्नौज में, आप बेझिझक आंसर लगा देना कन्नौज, ठीक है, आपका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हर्षवर्धन है प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग संगम नामक एक समारोह महामोक्ष परिषद नामक संस्था का आयोजन करता था। एक्चुअली मैं बताऊं, जो आज आप देख रहे हो कि क्या बोलते हैं, ये कुंभ का मेला लगता है ना, हमारा कुंभ का मेला, ये कुंभ का मेला भी हर्षवर्धन के शासनकाल में ही ये प्रारंभ किया गया था, ठीक है। जो हर्षवर्धन के काल में ही प्रारंभ किया गया था कुंभ का मेला लगना, और जब से आज तक ये लग रहा है कुंभ का मेला, ठीक है, कि उसी के बारे में इसका वर्णन किया गया है इसमें, ठीक है। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।